तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अग्निवीर एयरफोर्स 2025 की वैकेंसीज आ चुकी हैं और फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। आप लोगों को एग्ज़ाम डेट का भी पता होगा, 22 मार्च इसकी एग्ज़ाम डेट डिसाइड की गई है। और 22 मार्च 2025 इसकी एग्ज़ाम डेट डिसाइड की गई है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक पूरा कंप्लीट टेस्ट सीरीज़। इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर हम लोग पर डे आपके लिए एक नया पेपर सेट लेकर आते हैं। और ये जो पेपर सेट होता है बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही होता है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए होते हैं। अभी तक हम बेटा इस सीरीज़ के अंदर 1 से लेकर 20 तक पेपर सेट को सॉल्व कर चुके हैं। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सेट नंबर 21 की। अभी तक जहाँ तक मेरी जानकारी है, यूट्यूब पर अभी तक कोई भी टीचर इतनी बड़ी फ्री सीरीज़ नहीं चला रहा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। शायद हो सकता है कोई चला रहे हो, अगर आपकी नज़र में हो तो वो फिर आप अपने हिसाब से देखिए। अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ पे चैनल के ऊपर जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक पर डे रात को 9 बजे हम आपके लिए इस तरह की सीरीज़ और इस तरह का कंटेंट लेकर आएंगे, जो आपके अंदर जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपने अभी तक ग्रामर नहीं पढ़ी है, डोंट वरी। वोकैब याद नहीं किया है, डोंट वरी। आप सिर्फ इस सीरीज़ को देखते जाइए, इसमें से आने वाले ग्रामर के कंसेप्ट को पढ़ते जाइए, इसमें आने वाली वोकैब को पढ़ते जाइए, तो गारंटीड आपके 12 से लेके 15 क्वेश्चन सही होने के पूरे 101% चांसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक बार मैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता दूं। यहाँ पर ये पूरा का पूरा फॉर्मेट दिया गया है। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसमें मैं बता चुका हूँ कि सिलेबस में क्या क्या है, कितने मार्किंग है, हर चैप्टर के बारे में विवरण है। यहाँ पर पूरा वॉकैब के बारे में पूरा बताया गया है, किस चैप्टर में से कितनी कितनी वॉकैब आती है। अनसीन पैसेज, ग्रामर के 10 क्वेश्चन हैं, वॉकैब के 5 हैं, पैसेज के 5 क्वेश्चन हैं, टोटल क्वेश्चन 20 हैं। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। कम से कम आपको 7 से 10 चाहिए, लेकिन मेरा एक अंदाज़ा है कि आप 10 से 13 क्वेश्चन मान के चलिए, तब आपका कट ऑफ सही जाएगा। 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए सिर्फ, और 20 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आराम से इसको देखते रहिएगा। तो बिना समय गवाए हम तो अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। एग्जाम डेट भी थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर कितना है, 18 जुलाई, शिफ्ट नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन 1 आपके सामने प्रेजेंट है। आपको बताना है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज सिमिलर। सिमिलर वर्ड जैसे ही आ गया, इसका मतलब सिनोनिम्स बताना है। क्या बताना है आपको? इसका सिनोनिम्स बताना है। रेक्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को सही करना। क्या होना? सही करना किसी चीज़। इनकरेक्ट का मतलब क्या होता है? गलत हो कोई चीज़। जेनरेट का मतलब होता है उत्पन्न करना, यानी कि ग्रो करना किसी चीज़ को। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, डिवास्ट करना किसी चीज़ को। और करेक्ट का मतलब होता है किसी को सही करना, यानी कि राइट करना। अभी सिनोनिम बताना है। रेक्टिफाई का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। यह हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, नंबर 2 पर। 2 क्या बोल रहा है, 2 को समझ लीजिए। अच्छा, डिले का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में क्या करना? देरी करना। रिटार्ड का मतलब होता है मंद बुद्धि, जो क्या हो, छोटी बुद्धि के व्यक्ति। नेक्स्ट है हमारे पास में हिंडर। हिंडर का मतलब किसी काम में कोई रुकावट आ जाए, बैरियर आ जाए, बाधा आ जाए। हरी का मतलब क्या होता है? किसी काम को जल्दबाजी में करना, हेस्ट। और ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब भी क्या होता है? बैरियर होता है, हर्डल, ऑब्स्ट्रैक्ट, ये रुकावटें होती। हमको कोई काम में देरी हो रही है, उसका अपोजिट क्या होगा? हरी अप, जल्दी करिए उस काम। ऑप्शन नंबर 2 एंटेनिम्स पूछा था, यही बताना था। चलिए, अब क्वेश्चन में पूछा गया है सेलेक्ट द नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ये वर्ब दिया हुआ है एडमायर, इसका हमको नाउन फॉर्म निकालना है। एडमायर का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रशंसा करना। देखिए, किसी में ए बी एल लगा होता है तो बेटा वो एडजेक्टिव फॉर्म के रूप में काम करता है। किसी में टी आई यू एन लगा होता है वो नाउन फॉर्म के रूप में काम करता है। और किसी में एल वाई लगा हो तो वो हमारे पास में एडवर्ब फॉर्म के रूप में एडवर्ब फॉर्म के रूप में काम। अभी हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 नाउन फॉर्म बतानी थी, एडमायरेशन हमारा आंसर होगा। देखिए, अब हमारे पास में जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको एक सेंटेंस दिया गया है। इसमें से आपको ग्रामेटिकली एरर को फाइंड करना है। मैं बार बार बच्चों को बोल चुका हूँ, प्लीज़ आप एक कंजंक्शन चैप्टर को ज़रूर स्टडी करिएगा। कंजंक्शन चैप्टर में से गारंटेड क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए, नीदर आ रहा है, नीदर के साथ में क्या आना चाहिए? यहाँ पे नॉर आना चाहिए। यहाँ पे क्या आ रहा है? और की जगह पे क्या हो जाएगा? नॉर। यही हमारा फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर?
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, और 4 किस तरह की चीज़ों को बता रहा है देखेंगे। अब आपके पास में 4 पर एक पैसेज दिया हुआ है, पैसेज को हम लोग रीड करेंगे और इसके आंसर्स को करते हैं हम लोग। गोयल फ्लैग्ड ऑफ द ट्रेन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ड्यूरिंग द सेरेमनी ही expressed his gratitude to the railway employee who served the country during the COVID-19 pandemic by supplying medicine, coal and other essential items। देखिए ये पीयूष गोयल हैं रेलवे मंत्री, उन्होंने क्या किया, ट्रेन को उन्होंने फ्लैग दिखाया, यानी उन्होंने हरी झंडी दिखाई, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी घर बैठे, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस तरीके से। और इसमें उन्होंने आभार व्यक्त किया रेलवे एम्प्लॉयज़ का। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है, आभार व्यक्त करना, और वो आभारी थे रेलवे एम्प्लॉयज़ का जिन्होंने कोविड 19 महामारी के दौरान मेडिसिन, कोल और ज़रूरत के सामानों को पहुंचाया। रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ऑन वेनसडे फ्लैग्ड ऑफ द सिद्धाबली जन शताब्दी स्पेशल ट्रेन दैट विल रन बिटवीन द कोटद्वार इन उत्तराखंड एंड दिल्ली जंक्शन। दिल्ली जंक्शन से लेकर कोटद्वार उत्तराखंड क्षेत्र के बीच में एक ट्रेन चलाई गई जिसका जन शताब्दी स्पेशल नाम था। इस सेट कोटद्वार कोटद्वार जो दिल्ली रूट इलेक्ट्रिफिकेशन इज ऑलमोस्ट completed with only around a 50 kilometer stretch pending which is expected to be completed by this month। गोयल जी ने ये कहा कि कोटाद्वार और दिल्ली के बीच में जो ट्रेन चलाई गई है वो एक इलेक्ट्रीफाइंग ट्रेन है, यानी कि विद्युत से चलने वाली ट्रेन है, बिजली से चलने वाली ट्रेन है। लगभग सभी जगह पे विद्युतीकरण का काम हो चुका है, सिर्फ 15 किलोमीटर का जो दायरा बचा हुआ है सिर्फ उधर पे विद्युत का काम नहीं हो पाया। आफ्टर दिस, इसके बाद ट्रेन ऑन द इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन विल फ्लाई फ्रॉम कोटद्वार टू दिल्ली। अब जैसे ही वो बिजली का काम पूरा हो जाएगा तो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक, कोटद्वार से लेकर दिल्ली तक चलने लगेगी, सफ़र आसान हो जाएगा। इट विल आल्सो सेव द एनवायरनमेंट, ये प्रकृति को बचाएगा। गोइंग फॉरवर्ड ऑल ट्रेन्स विल रन ऑन द इलेक्ट्रीफाइड ट्रैकेशन इन द एंटायर उत्तराखंड। और अगर ये आगे चल के क्या होगा कि उत्तराखंड में लगभग सभी जगह पर ये बिजली की ट्रेनें चलने लगेंगी। दिस विल इंश्योर नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन, इसमें से क्या होगा, कार्बन की उत्पत्ति होगी। एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट इन द स्टेट, और स्टेट के अंदर क्या रहेगी, प्रोटेक्शन रहेगी, मिनिस्टर ने ये कहा। चलिए क्वेश्चन 5 पर आते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, पैसेज की थीम क्या है। तो देखिए पैसेज की थीम में क्या बोला गया है, ट्रेन विल देखिए कुल मिला के अगर आप देखें इस पैसेज के अंदर जो मेन चीज़ ये थी कि उन्होंने एक ट्रेन के बारे में बताया था, वो कौन सी थी, सिद्धाबली जन शताब्दी स्पेशल ट्रेन। इस ट्रेन के बारे में उन्होंने चर्चा ज़्यादा की थी, और इसका जो आंसर लगना चाहिए ऑप्शन नंबर 2 लगना चाहिए। इन ट्रेन बिटवीन कोटद्वार एंड दिल्ली, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ उन्होंने जो शुरुआत में ही कही थी, उन्होंने एक ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी दिखाई थी, वो कौन सी थी, जन शताब्दी। और फिर इस ट्रेन की क्वालिटी बताई, फिर उन्होंने कहा कि ये कोतवार और दिल्ली के बीच में चल रही थी। फिर उन्होंने बोला कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंज्यूम, इलेक्ट्रिसिटी ट्रैक के बारे में बताया, जीरो कार्बन एमिशन के बारे में बताया। लेकिन ये पूरी जो कहानी थी वो किसके ऊपर डिपेंड थी, ऑप्शन नंबर 2 पे डिपेंड थी। ठीक है, यही हमारा आंसर। क्लियर। अगर आपका कोई दूसरा आंसर आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और उस पर आप मैं कमेंट में भी आपको बता सकता हूँ कि क्या कैसे क्या होने वाला। नंबर 6 पर आइए। सिदाबली जन शताब्दी स्पेशल ट्रेन विल रन बिटवीन विच स्टेशन, किस स्टेशन के बीच में चल रही थी वो, क्या कोटद्वार, कानपुर, कानपुर का तो नाम ही नहीं आया, कोटद्वार एंड दिल्ली, इसी के बीच में चल रही थी ट्रेन। मुंबई का भी नाम नहीं आया, आगरा का नाम भी नहीं आया, इनको हटाइए। सो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2 है। क्लियर। चलिए 7 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन विल इंश्योर, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या इंश्योर करता है, नेट जीरो कार्बन एमिशन। यही तो करता, ऑक्सीजन की तो चर्चा ही नहीं थी, नाइट्रोजन भी नहीं था, सल्फर भी नहीं था, एक ही था कार्बन वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में जो वर्ड दिया हुआ है, बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कुड रिप्लेस द वर्ड प्लाई। ये प्लाई जो वर्ड दिया गया है, इसको कौन सा शब्द से रिप्लेस किया जा सकता है। तो पहले प्ली का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। प्ली का मतलब होता है यात्रा करना, क्या होता है, यात्रा करना। सेटल का मतलब क्या होता है, किसी जगह पे बस जाना, बसना। ज्वाइन का मतलब आपको पता ही है, कनेक्ट करना, किसी चीज़ को ज्वाइन करना, कनेक्ट करना, जोड़ना। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को व्यवस्थित करना, क्या होता है, व्यवस्थित करना। और ट्रैवल का मतलब क्या होता है, यात्रा करना। अभी हमारे पास में फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल। क्लियर। चलिए
क्वेश्चन 9 पर आइए। 9 क्या बोल रहा है? कॉल इट अ डे। इसका बेटा ईडियम्स का, मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। कॉल इट अ डे का मतलब, कॉल इट अ डे का मतलब होता है कार्य करना बंद कर देना। कोई काम है, काम करना बंद कर देना। कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई और हड़ताल हो गई, लोगों ने काम करना बंद कर दिया, तो क्या होगा? समवन हु इज़ नॉट बीइंग रियलिस्टिक, कोई व्यक्ति जो बिल्कुल रियल ना हो, ये नहीं होगा। टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, कुछ काम को करना शुरू कर देना, नहीं। टू स्टॉप डूइंग समथिंग फॉर द डे, किसी काम को करना बंद कर देना। टू टेक स्टेप फॉरवर्ड अचीविंग, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल। चलिए क्वेश्चन 9 पर आता हूँ। 9 क्या बोल रहा है? 9 में बेटा आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है दिए गए शब्द की। तो इसमें जो वर्ड है एंटरप्रेन्योर, इसमें से जो करेक्ट स्पेलिंग का आपको सिलेक्शन करना है। ऑप्शन नंबर 2 वाली ही स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। एंटरप्रेन्योर, अच्छा इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है बताइए? उद्यमी। जो 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 क्या करता है? प्राइवेट बिजनेसेस स्टार्ट करता है, स्टार्टअप बनाता है, ये सारे के सारे। बेटा अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि सर ने जो पढ़ाया है वो बहुत वैल्यूएबल है, अगर आपको लग रहा है कि सर हमको एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट दे रहे हैं, आपके अगर डाउट सॉल्व हो रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्योंकि अगर आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब आते हैं तो हमको भी इनक्रेजमेंट मिलता है, हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आएँ और वीडियो को और अधिक से अधिक बेहतर बनाएं। लेकिन अगर जब वहाँ पर अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर हमको भी नेगेटिव फील होने लगता है ना, फिर ऐसा लगता है कि क्या रखा है यार, छोड़ो ये सब, फिर अपना दूसरा काम ही देखें, है ना। चलिए, तो अब मैं शुरू करूंगा। दिए गए सेंटेंस को कैसे फ्रेम करना है, क्या करना है हम लोगों को। पहले हमको बेटा इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ। ये इमेजिनरी सेंटेंस वाला फॉर्मूला है। आप पूरा ग्रामर नहीं पढ़ी है, डोंट वरी। आपने पूरा वोकैब याद नहीं किया है, डोंट वरी। आप सिर्फ दिए गए वीडियोस को देखते जाइए। इसी लेक्चर में आने वाले वोकैब को तैयार कर लीजिए, ग्रामर को तैयार कर लीजिए, और विश्वास कीजिए आपके करीब 12 से 15 मार्क्स आपके कंफर्म आपके पेपर में मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे उसको साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इफ आ रहा है, वर आएगा, फिर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये है इमेजिनरी सेंटेंस यानी काल्पनिक वाक्य। इफ आई वर एन ऑफिसर, यदि मैं एक ऑफिसर होता इन आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, आई वुड विजिट मैनी हिस्टोरिकल मोमेंट, मैं कई सारे हिस्टोरिकल मोमेंट पे जाता। सर आई के साथ तो वाज आता है, लेकिन आपने यहाँ पे वर्ड का यूज़ किया है। बेटा जितने भी इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं उधर पर ऑल सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए उसके साथ में आप वर्ड का ही यूज़ करेंगे, या फिर हैड का यूज़ किया जाता है। तो हैड वाली इक्वेशन तो है ही नहीं है, तो आपको वर्ड ही यूज़ करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल। क्वेश्चन 12 पर आते हैं, और 12 में क्या बताना है आपको? इनकरेक्ट वर्ड बताना है, इनमें से कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है। हिंडरेंस मतलब रुकावट, इसकी स्पेलिंग तो बिल्कुल सही है। ऑनर मतलब सम्मान सही है। हेडेक मतलब सिरदर्द, ये भी सही है। हाइट, हाइट की स्पेलिंग गलत है, ये हाइट की स्पेलिंग गलत है। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? ई आई करना चाहिए। आई, आई ई की जगह पर बेटा क्या हो जाएगा? ई आई करना पड़ेगा। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या पूछा गया था? इनकरेक्ट स्पेलिंग। तो इनकरेक्ट स्पेलिंग किसकी है? हाइट की। आपको यही वाला टिक करना है, गलत वाला ही ढूंढना था, ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। 13 का मतलब क्या होता है? टिट फॉर टैट। इसका मतलब होता है जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, बदला लेना। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना, एग्री करना। डिनाई का मतलब होता है मना करना, रिफ्यूज़ कर देना किसी को। अप्रूव का मतलब होता है किसी से सहमति होना, एग्री करना, ठीक है, किसी चीज़ से सहमत होना। तो जैसे को तैसा मतलब बदला लेना हो गया, ऑप्शन नंबर 1 रिवेंज। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं बेटा, और 14 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है देखते हैं हम। बोला गया है यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक भरना है, और आर्टिकल का क्वेश्चन आ गया कि केम हेयर डैश डे। आर्टिकल बेटा एक ऐसा चैप्टर है जो हर साल आपसे पूछा जाता है, ये फ्री हिट चैप्टर कहता हूँ मैं। ये दो फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, इन दोनों फॉर्मूले में से एक लगेगा। अगर आ से लेके अंघा तक आता है तो एन लगाइए, का से लेके ज्ञा तक आता है तो ए लगाइए। डे, डे को जब हिंदी में लिखेंगे तो पहला वर्ड क्या आता है? डा। वो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? का से लेके ज्ञा तक आ रहा है। आप किसका यूज़ करेंगे? ए का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट होता है, वीडियो देखने के बाद में भी अगर आपको डाउट आता है तो प्लीज़ एक बार फिर से देखिए। फिर भी डाउट आता है तो मेरा गिवन नंबर है, आप मुझे इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। टेलीग्राम की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करिए, वहाँ पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेरीज पूछ सकते हैं। आपको अगर कुछ नोट्स चाहिए तो वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। ऊपर से कमेंट बॉक्स भी हमारा खुला हुआ, कमेंट बॉक्स में जाइए और आराम से मैसेज को टाइप करिए, अपने रिलेटेड क्वेश्चंस को मुझसे पूछिए और गारंटेड सिलेक्शन होगा। डोंट वरी, घबराओ नहीं कि मेरा हुआ नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा। आप वीडियोज़ देखते जाइए, इसमें से जो फॉर्मूले आ रहे हैं उनको लिखते जाइए। कई सारे फॉर्मूले रिपीट भी हो रहे हैं, तो जो रिपीट हो रहे हैं उनको अपने पास में रखिए, वो इंपॉर्टेंट है भैया। देखिए, एक्टिव वॉइस हमारे पास में जब भी आएगा तो फॉर्मेशन होती है वाज या वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वहीं जब पेसिव वॉइस आता है तब हमारे पास में फॉर्मेशन होती है वाज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय कहाँ गया, ये बाय आ गया, ठीक है। और फिर देन आता है सब्जेक्ट। तो फॉर्मूला पहले मैं देखूँ कौन सा वाला मैच कर रहा है। द क्राउन वाज बीइंग लाफ्ड, लाफ्ड कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। एट प्रपोजिशन आ गया, बाय देम हो गया हमारे पास में सब्जेक्ट। तो देखें तो फॉर्मूला तो दे दिया इन्होंने पेसिव वॉइस का, जाना किस में, हमको एक्टिव वॉइस में जाना। आप कैसे जाएंगे, यहाँ पे वाजवर है तो यहाँ पे आर लगा हुआ है, ये तो गलत हो गया। दे देम से तो सेंटेंस शुरू ही नहीं होगा, देम का बेटा क्या बनेगा, सब्जेक्ट दे बनता है, तो गलत हो गया। अच्छा, दे के साथ में वर आ रहा है, वर आ रहा है, वर आ रहा है, ठीक है। दे आ गया, वर आ गया, और यहाँ पर क्या आना चाहिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए। यहाँ पे क्या आ रहा है, फोर्थ वाले में बीइंग आ रहा है, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी अवर फाइनल। क्लियर, ये हमारा आंसर। नंबर 16 पर आ जाइए। 16 में क्या बताना है आपको, चेंज द नरेशन, नरेशन को बदलना है, सेंटेंस को बदल। ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। आई का कनेक्शन किससे बनेगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट में कौन है, ही, तो इसलिए यहाँ पर भी ही आना चाहिए। यहाँ शी आ रहा है, गलत है। यहाँ ही आ रहा है, ही आ रहा है, ही आ रहा है, ठीक है। देखिए, हैज़ हैव है, तो यहाँ जब सैड टू का टोल्ड बना तो पास्ट टेंस है, तो हैज़ हैव का पास्ट टेंस क्या होता है, हैड होता है। यहाँ पे हैज़ आ रहा है, इसको भी हटाइए। यहाँ पे हैड आ रहा है, इसको भी। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2, जो सारी चीज़ों को फुलफिल कर रहा है। यही हमारा फाइनल आंसर। 19 पर आ जाएंगे। 19 में क्या बोल रहा है, हिज डैश रीड आर्ट्स कंफ्यूज्ड अस। उसके जो उसके जो उसके जो आर्ट्स थे, वो लिखे हुए आर्ट, पढ़ने वाले जो आर्ट थे, वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे। तो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर डेफिनेट का मतलब क्या था, निश्चित। क्या वो बिल्कुल निश्चित थे, ऐसा तो नहीं है। वैग का मतलब होता है अस्पष्ट। वो कैसे थे बेटा, अस्पष्ट थे। कैसे थे वो, अस्पष्ट, पढ़ने योग्य नहीं थे, यही इसका आंसर है। अच्छा, एनेक्शियस का मतलब क्या होता है, चिंतित। इनडिसिसिव का मतलब क्या होता है, अनिश्चित, फाइनल फैसला नहीं ले सकते। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। अब आ जाइए 18 पर। 18 क्या बोल रहा है, वी डू नॉट नो द रीज़न डैश हिज फेलियर। वह अपने फेल होने के रीज़न को नहीं जानता है। फिक्स्ड प्रपोजिशन आ गया है बेटा। रीज़न के साथ में हमेशा कौन सा प्रपोजिशन आता है, फॉर प्रपोजिशन आता है, यही इसका आंसर है। चलिए नंबर 19 पर आ जाइए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए दोबारा से, अब ये जो चैप्टर आया है, ये कौन से वाले चैप्टर का एक बार बता दें बेटा। ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। कौन से हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो प्रोनाउन चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है आपके पास। देखते हैं। द रॉबर्स आर शेयरिंग द मनी अमंग। जो लुटेरे हैं उन्होंने पैसे को बांटा। अमंग, उन्होंने खुद के बीच में उस पैसे को बांटा, यानी कि बहुत सारे लोग हैं, तो आंसर क्या होगा, देम सेल्व्स। ऑप्शन नंबर 1। हिम सेल्फ सिंगुलर के लिए आता है, अवर सेल्विस प्लूरल के लिए आएगा, और देयर सेल्विस तो वर्ड होता ही नहीं है। सो फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 1, देम सेल्व्स। चलिए, तो बेटा हम इस सीरीज़ के सबसे लास्ट क्वेश्चन पर आ गए। मैं एक बार आपको फिर से याद दिला दूं, रोज़ाना रात को 9 बजे हम आपके सामने हाजिर होते हैं एक नए पेपर सेट के साथ में। और ये जो सीरीज़ है अभी तक यूट्यूब पर फ्री सीरीज़ है। शायद ही किसी टीचर ने इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन, इतने सारे वीडियोस इंडियन एयरफोर्स पे डाले हों। मेरी नज़र में तो अभी तक ऐसा कोई नहीं टकराया है।
आप इस सीरीज़ का लाभ उठाइए, अपना सिलेक्शन लीजिए, और जब सिलेक्शन हो जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार बस सिर्फ इतना सा लिख देना कि सर जो आपने पढ़ाया था उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो, या सर जो आपने पढ़ाया था वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हुआ और सर मेरा सिलेक्शन हो गया, सर मुझे वर्दी मिल गई। एक लाइन जब आप लिख दोगे ना, सर मुझे वर्दी मिल गई, तो भाई हमारा उसी में ये जो पूरी तपस्या हमारी सफल हो जाएगी। देखिए, यहाँ बीच में बिफोर आ रहा है, तो मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, वो याद रखिएगा आप। ये अगर आप याद कर लिए ना स्ट्रक्चर्स, आप पूरा नहीं ग्रामर पढ़े हो, डोंट वरी, मत पढ़ो यार पूरा ग्रामर। अब इतना टाइम भी नहीं है कि आप पूरा ग्रामर को पढ़ो, लास्ट मोमेंट चल रहा है। वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने क्या देखा यहाँ पर कि अगर बिफोर बीच में आता है तो पहले क्या आता है, हेड प्लस V3, और बिफोर के बाद में कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो बिफोर आ रहा है, बिफोर के बाद में क्या आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है। तो बिफोर से पहले क्या आना चाहिए यहाँ पर, हेड प्लस V3। यहाँ से देखिए, इज़ क्लीनिंग आ रहा है जो कि गलत है, हैज़ क्लीन्ड आ रहा है जो कि गलत है, हैड क्लीन्ड, ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर। क्लियर। तो आई होप बेटा आपको पढ़ाना मेरा पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप जब हमसे पूछते हैं, जब आप हमारे चैनल को लाइक शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमको और ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलता है कि हम इसी तरह के और भी आपके लिए वीडियोज़ लेकर आएँ। बेटा अच्छे से पढ़ाई करें, अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। जय हिंद जवानों, मिलते हैं अगले वीडियो में।